आ रही है? यस यस सर। आज क्या हुआ? छुट्टी है? एजेंसी तो कल थी, अभी तक जुए हैं। बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? कोई बताओ आपने से। टैक्स सिस्टम सर। कॉफी कैफे डे का नाम हमने लास्ट क्लास बताया था क्या? सर एक बार रिपीट। हेलो CCD कुछ इन सेक्शन 80 CCD ये हमने बताया था या नहीं? बताया था सर। क्या बताया था बताओ? सर उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 50,000 इफ इन्वेस्टेड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। क्या बात है, नोटबुक ठीक सामने में लग रहा है मुझे। है नोटबुक ठीक सामने में है क्या? राम राम यस सर। कौन सी ब्रांच है आपकी? सर ठाणे ब्रांच। पहली क्लास है आपकी? नहीं सर। पर अटेंड किया है आपने? यस सर। क्या पढ़ाया है? क्या पढ़ाया है ये पूछ रहा हूँ, आपने क्या पढ़ाया सर है? मैं लास्ट लेक्चर नहीं था सर। मैंने क्वेश्चन कुछ और है, बोलते कुछ और हो। मैंने ये पूछा क्या लास्ट लेक्चर से कि नहीं? मैंने पूछा कि क्या पढ़ा है आपने? सर वो अवार्ड्स के लेक्चर में था सर। वेरी गुड। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बताओ फिर, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? मेरे तो खुला आसमान है। कोई बोलेगा कि सर मैं 6 महीने पहले आपके क्लास में था, आपने ये टॉपिक पढ़ाया था, बताओ उसमें से क्या पढ़ाया था। बताओ फिर पद्म विभूषण। चलो वो छोड़ो, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला या किसको मिला। मेरे को ये बताओ कि पद्म अवार्ड 2022 का अनाउंसमेंट 25 जनवरी को हमने किया है, रिपब्लिक डे के ठीक एक दिन पहले। कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिलेगा इसका अनाउंसमेंट किया गया, राष्ट्रपति के हाथों से मिलने वाला है आने वाले महीने में। कितने लोग हैं? जागो राम, कैसे चलेगा काम? 128 बताया था, 128 रेसिपिटेंट। नहीं चलेगा, रद्दा जागो। सोनाली जैन थाने, मैडम आवाज आ रही है आपको मेरी? सोनाली, चलो पूजा आप ही बताओ, आपने माइक ऑन किया था। पूजा, यस सर। क्या पढ़ा है आपने अभी तक? सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है। क्या है एम? व्हाट यू वांट टू बिकम? क्या बनना का इच्छा है? सर बैंकिंग में। कौन सा बैंक? ऐसे कुछ चूज नहीं किया सर अभी। नहीं चलेगा। अच्छा है, मेरे को ये बताओ, थाने जनता सहकारी बैंक मिलेगा तो चलेगा क्या? हाँ ठीक सर, ठीक है ना वो भी। तो सरकारी है क्या मैडम? आई डोंट नो सर। अरे वहां पे जाने के लिए से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही हो जाता है। दीज आर नॉट नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, दीज आर कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो वहां नहीं जाने का। जाना वहां पे है जहां पे एक बार हम चले गए तो उस बैंक के चेयरमैन के पास भी ये पावर नहीं है कि आपको उस दरवाजे से बाहर निकाल सके। दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक में जाने के लिए हम और आप एक साथ जुड़े हैं।
12 आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक है, या नाबार्ड है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये जो 14-15 बैंक आपकी कैटेगरी में है, यहाँ पे अगर चले जाते हैं तो समझिए कि आपकी जो सिक्योर लाइफ है ना, या फिर जो जॉब सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से है। ओके सर। प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सब ऐसे सिक्योर बैंक है। इस सब में जाने के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आखिरी क्वेश्चन, कुशल डुम्बिवली, कौशल, मिस्टर कौशल, यस सर। क्या पढ़ा है भाई आपने अभी तक? कुछ बताओ पुरानी बातें, 1-8 महीने पुरानी बात बताओ, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, बताओ। सर इसका इंटरनेशनल बॉर्डर्स पढ़ा है सर, फिर इसका अवार्ड्स पढ़ा है, फिर उसके पहले करेंसी पढ़ा है, फिर और उसके पहले भी ये अपना नहीं, वो तो कौशल मैं समझ गया कि आपने पढ़ा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसमें से कौन सा याद है, वो बताओ, कौन सा टॉपिक याद है? सर वो अवार्ड्स का याद है सर। अवार्ड का याद है? सिर्फ मुझे इतना बताओ कि पद्म अवार्ड, ठीक हाँ। है, पद्म अवार्ड में पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? सर 17 लोगों को मिले। अब वेरी गुड यार, ऐसा होना चाहिए, वेरी गुड। चलो सर दीपाली का प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं कौन सा अटेंडेंस लगा रहा हूँ, मेरे पास कौन सा रोस्टर है या अटेंडेंस रजिस्टर है? ओके प्रेजेंट है तो ठीक है। सर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, आरबीआई का फॉर्म भर दिया है सर, अभी उसका एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना है वो थोड़ा सा ट्रिक बता दो ना। ठीक है, वो 80 क्वेश्चन बताऊंगा जो मैं पूछा जाएगा। और क्लास कंटिन्यू करता हूँ, फिर बताता हूँ आरबीआई के लिए क्या हमें करना है। देखिए हमारा जो बैंकिंग का दायरा है, इस बैंकिंग के दायरे में है ना 4 कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जिसको हम कमर्शियल बैंक के नाम से, पहले सुनिए लिखिएगा मत, एक वो कैटेगरी है जिसको हम कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। कमर्शियल बैंक करने का मतलब होता है कि वो बैंक जिसमें कमर्शियल डीलिंग मतलब पब्लिक डीलिंग होती है, तो उसको हम बेसिकली कमर्शियल बैंक कहते हैं। इस कमर्शियल बैंक में जो कैटेगरी शामिल हमने किया है वो उसमें से पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक। वो बैंक जिस बैंक में भारत सरकार का लगा हुआ हिस्सा, लगा हुआ भाग, लगा हुआ स्टेक 51% से ज्यादा हो। किसी भी कंपनी में अगर 51% से कम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या नहीं है तो प्राइवेट बैंक होगी या प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन वो बैंक या वो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में भारत सरकार का 51 रुपया से ज्यादा लगा हुआ है, 100 रुपया अगर उसमें लगा हुआ है तो उस 100 रुपये में 51 रुपीज से ज्यादा भारत सरकार का लगा हुआ है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। बहुत सारे आपने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम सुना होगा, इसको कहते हैं PSUs, जैसे IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, CI है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ONGC है ना। तो ये तो बहुत सारे महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं। उसी तरह अगर बैंक की कैटेगरी में हम आएंगे तो इस पब्लिक सेक्टर बैंक में सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में 12 बैंक आते हैं। मतलब 12 ही वो बैंक हैं जिस बैंक में भारत सरकार का 51% से ज्यादा लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक। पता रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक इज लेस देन 50% और मोर देन 75%। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि 51 प्लस है कि नहीं। उसके बाद लिखा रहेगा टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट इज 13। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 13 है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो मैंने पहला बताया PSB के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 51 प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा जो है वो है 12 बैंक। भारत में सिर्फ आज के डेट में 12 ही बैंक में है जिसको हम PSB के नाम से जानते हैं, और उसी PSB में पहुंचने के लिए हमारा और आपका यहाँ पे मिलन होता है। अभी ये जो 12 PSB बैंक है, इस 12 PSB बैंक में 11 वो बैंक है जो आपके IBPS में आती है, और एक वो बैंक है जो IBPS में ना शामिल होकर खुद का इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्ट करता है। और उसी बैंक में संभवतः जाने की तमन्ना, अगर 100 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है किस बैंक में आप जाना चाहते हैं, तो 95 स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं उस बैंक में जाना चाहता हूं जिसका नाम बड़ा है और काम भी बड़ा है, और उसके लिए काम आपको भी बड़ा करने की जरूरत पड़ती है। नाम है भारत नहीं, विश्व की 45वीं सबसे बड़ी बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 11 वो बैंक जो नेशनलाइज है, एक वो बैंक जो नेशनलाइज है ही नहीं,
शुरुआत से, जब से एस्टैब्लिशमेंट हमने 1 जुलाई 1955 से किया है, उस समय से ही वो सरकारी है। ये जो नेशनलाइज हम बैंक का रट लगाते हैं कि हमें पंजाब नेशनल बैंक में जाना है, बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, तो ये सब वो बैंकों का नाम हमने लिया है जो पहले प्राइवेट बैंक थी। हमने या इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980 को 14 और 6 20 बैंकों का क्या किया था, तो राष्ट्रीयकरण किया था। ये सब प्राइवेट बैंक थी। बाद में इसमें इंदिरा गांधी ने अपना स्टेक 51% से बढ़ाया एंड दीज प्राइवेट बैंक बिकम नेशनलाइज्ड बैंक। आपसे पूछा जाता है, आज के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, क्या आंसर लगाएंगे? 11. 11। आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, क्या आंसर लगाएंगे? 12. अभी मेरे को ये बताइए कि पब्लिक सेक्टर बैंक बड़ा है या नेशनलाइज्ड बैंक बड़ा है? नेशनलाइज्ड बैंक ही होगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया पब्लिक क्या? सेक्टर। हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक बड़ी है और उसका एक भाग है नेशनलाइज्ड बैंक। क्लियर? यहां तक समझ? जिसको नहीं समझ में आया पूछो मेरे से। ऐसे सिर्फ तुलसीदास की तरह मैं रामचरित मानस बताया जा रहा हूँ, सब सुने जा रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया पूछने का, सर कैसे क्या बोला ये नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर, दो बार बार आप बोल रहे हैं, बार बार हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पूछने का मेरे से। तो नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक होती है जो पहले प्राइवेट थी, बाद में सरकारी हुई, उसको हम नेशनलाइज बोलेंगे। लेकिन इस नेशनलाइज में भी भारत सरकार का 51% जा लगा हुआ है। तो नेशनलाइज्ड बैंक आर पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरी वो बैंक जो नेशनलाइज हुई ही नहीं, शुरुआत से वो सरकारी थी, मतलब शुरुआत से वो पब्लिक सेक्टर बैंक थी, इस कारण से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम हम बोलते हैं। तो नेशनलाइज नहीं है लेकिन वो सरकारी है। तो टोटल पीएसबी इज 12, टोटल नेशनलाइज इज 11। यहां तक समझ में आया? यस सर। गुड। जैसा कि मैंने बोला कि कमर्शियल बैंक में हमने जो कैटेगराइजेशन किया है, उस कैटेगराइजेशन में पहला आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा आता है वो बैंक जिसमें भारत सरकार का 51% से कम लगा हुआ हो। क्या बोलेंगे उस बैंक को? शेड्यूल। उस बैंक को हम बोलेंगे प्राइवेट बैंक। तीसरी वो बैंक जिसका एस्टैब्लिशमेंट भारत के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर हो, लेकिन उसकी कुछ ब्रांच आपके इंडिया में काम कर रही हो। बैंक ऑफ अमेरिका है, HSBC है ना, या फिर आपका दुबई हांगकांग बैंक है। तो ये सब फॉरेन बैंक है। प्राइवेट बैंक क्या होती है कि प्राइवेट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ही आपके भारत के सीमा के अंदर होगा और उसका जो ब्रांच का पेनिट्रेशन होगा वो भारत के सीमा में ही रहेगा। फॉरेन बैंक वो होगी जिसका एस्टैब्लिशमेंट भारत के टेरिटरी से बाहर हो और उसकी कुछ ब्रांच आपके इंडिया में काम कर रही हो, उसको हम फॉरेन बैंक बोलते हैं। और चौथा जो कैटेगराइजेशन आपके कमर्शियल बैंक में हमने किया है वो है आपकी कोऑपरेटिव बैंक। तो थाने जनता सहकारी बैंक हो गई, या आपकी डुम्बीबली सहकारी बैंक हो गई, है ना, कॉस्मोस बैंक हो गया। तो ये सब क्या है? तो कोऑपरेटिव बैंक हैं। तो ये हमने पहला कैटेगरी बताया आपके कमर्शियल बैंक का। अभी आज हम पढ़ने के वाले यही नहीं पता चल रहा है कि इतना तो बात बता दिया हमारा टॉपिक क्या है आज का। तो हमारा टॉपिक आज का है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी आपके इंडिया में है, उस पब्लिक सेक्टर बैंक का हमें एस्टैब्लिशमेंट ईयर जानना है, उस बैंक का हमें हेडक्वार्टर जानना है और उस बैंक का हमें टैगलाइन जानना है। टैगलाइन करने का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो द बैंकर टू एवरी इंडियन, विद यू ऑल द वे, दीज आर टैगलाइंस। बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वन फैमिली वन बैंक महाबैंक, है ना, यूको बैंक है। तो उसके अलग अलग क्या है? तो पंच लाइन है। वैसा ही हमें पंच लाइन जानना है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर जानना है, हेडक्वार्टर जानना है, प्लस हमने जो 2017 के बाद 2019 के बाद 2020 में बैंकों का मर्जर किया है ना, जैसे 5 एसोसिएट बैंक ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर हो, बीकानेर एंड जयपुर हो, या फिर आपका मैसूर हो। तो ये बैंकों का जो विलय आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, वो कौन सी बैंकों का विलय हुआ? विजया बैंक, देना बैंक जो पहले नेशनलाइज्ड बैंक थी, आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में आके मिल गई। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक का पार्ट हो गया। ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आपके पंजाब नेशनल बैंक का पार्ट हो गया,
है ना। इलाहाबाद बैंक आपके इंडियन बैंक का पार्ट हो गया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक आपके यूनियन बैंक का पार्ट हो गया। तो कौन सा बैंक कौन से बैंक में विलय हुआ और कब ये विलय हुआ, ये हमें आज की पहली टॉपिक है। अब ध्यान से आपने सुना है, इन चीजों को हम लिखेंगे। लिखने में सबसे पहले हम लिखेंगे पीएसबी का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर बैंक। वो बैंक जिस बैंक में भारत सरकार का भाग 51% से ज्यादा लगा हुआ होता है, उसी बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। आज के डेट में साहब कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? तो आंसर इज देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। इस 12 को हम दो कैटेगराइजेशन में बांटेंगे। एक में हम लिखेंगे क्या, तो 1, और एक में हम लिखेंगे 11। एक में जो हम लिखेंगे उसमें कौन सा नाम लिखेंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 11 जो हम लिखेंगे वो कौन सा नाम लिखेंगे, तो 1 बाय 1 करके लिखते हैं। पहला कौन सा, तो बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड दिख रहा है ना। दूसरा कौन सा, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा कौन सा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चौथा कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक। फिर कौन सा, तो INDIAN इंडियन बैंक। फिर कौन सा, CANARA कैनरा बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिरी कोई छूट कौन सा गया, पंजाब एंड सिंध बैंक छूट गया होगा, पंजाब एंड सिंध बैंक। फिर भी तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। IDBI, कोई एक IDBI Bank of प्राइवेट Baroda. बैंक है ऐसा, बैंक ऑफ ऐसा मत बोलो। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन सर बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। एक बड़ौदा। मिनट, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा छूट गया। सर आप वापस रिपीट करेंगे क्या? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और भी कोई छूट रहा है, देखना पड़ेगा कौन सा सारस्वत छूट रहा है। बैंक। अरे स्वास्थ्य बैंक का नाम नहीं लेने का क्लास में। कौन कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक। IOB लिखा क्या मैंने, हाँ IOB छूट गया था। नीचे लिखा है, नीचे नहीं लिख रहा है, ओके। इंडियन ओवरसीज बैंक, चलो 11 हो गया है ना। एक हमने क्या लिखा है, एक हमने लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो पहला है वो है IOB, फुल फॉर्म है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो लिखे फटाफट, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM हमने लिखा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। किसी का छूट गया हो पूछो मेरे से, कुछ फुल फॉर्म नहीं समझ में आया हो पूछो मेरे से। सिर्फ वही बैंक, यही वो बैंक है जिसमें जाने की तमन्ना आपकी होनी चाहिए। ये जो स्वास्थ्य बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक है, इस सब में जानेगा नहीं। सर यूको के नीचे क्या लिखा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। अच्छा सॉरी, यूको के नीचे क्या, यूको के नीचे है पंजाब एंड सिंध बैंक। सर आपका बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है मुझे। अरे बाकी लोगों को ऐसा कैसे हो गया दादा, बाकी लोगों को दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। एक काम करो, जिसको नहीं दिख रहा है आप लॉग आउट करो, लॉग इन करो। सर यूको का फुल फॉर्म बोलिए ना एक बार। यूको का कोई फुल फॉर्म नहीं है, वो अपने आप में पूरा नाम है। ओके। चलो सर वो एक लॉग आउट करके BOM का लॉग इन क्या करने फुल गया फॉर्म ना। है? हाँ
BOM. बोलो बोलो। BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सर यूको बैंक के नीचे क्या लिखा है? यूको बैंक के नीचे है पंजाब एंड सिंध बैंक। पी डन। IOB का फुल फॉर्म? इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज। स्पेल कीजिए ना सर, हाँ, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो आप। इंडियन, इंडियन ओवरसीज बैंक। अच्छा वो सर एक को लॉग आउट करके लॉग इन करने बोले है ना? हाँ, सर नहीं हो रहा है विजिबल अभी भी। अरे आपकी पहली क्लास है क्या? क्या बोल रहे हो सर? पहली क्लास है तुम्हारी? हाँ सर। हाँ, लग गया था मुझे, ऐसा प्रॉब्लम पहली ही क्लास में होता है। एक काम करो, हाँ सर। किससे लॉगिन किया है तुम? मोबाइल पे ना? हाँ सर। जहाँ पे पार्टिसिपेंट आपको दिख रहा है ना, हाँ सर। उसमें देखो, मैं कुणाल सिंह में ऊपर में जो क्लिक करोगे तो पिन का ऑप्शन आएगा, उस पिन के ऑप्शन को क्लिक करो। कुणाल सिंह, हाँ। वहां पे आपको डॉट 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 करके बना हुआ होगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो पिन का ऑप्शन आएगा। सर डायरेक्ट चैट शो हो रहा है कुणाल सिंह में। आप एक काम करो, वो जो मैडम है ना, मैडम हाँ से बात करो, ठीक है चलेगा। है ना, मैडम से बात करो, वो उनको मालूम है ना। हाँ। और फिर लॉगिन करो। गुड मॉर्निंग मैम। हटाओ। चलो, अभी बात आई कि हमारे पास पहले 21 CSB थे, है ना, 21 क्या थे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक थे। धीरे धीरे हमने क्या किया, उनको मर्ज करने का काम किया, और आज के डेट में कितने बच गए? तो आज की डेट में सिर्फ 11 बच गए हमारे पास। तो ये जो मर्ज हो गए, कौन कौन से मर्ज हुए, मर्ज होके किसमें गए, कब गए, और कितने बच गए, वो हमें जानना है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे मर्ज बैंक, मर्ज बैंक, merge with, और डेट ऑफ मर्जर, DOM, डेट ऑफ मर्जर। सबसे पहले जो मर्ज हुआ वो कब हुआ? तो 1 मार्च 2017 में हुआ। मर्ज विद किसके साथ मर्ज हुआ? तो SBI के साथ मर्ज हुआ। कितने बैंक थे? तो वो बैंक थे SB, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, SB ऑफ ट्रेवनकोर, SB ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, बीकानेर, जयपुर, ट्रावणकोर, और क्या था, एक और था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और भारतीय महिला बैंक। ये 6 बैंक थी जो बैंक 1 मार्च 2017 में SBI के साथ मर्ज हो गई। मतलब पहले SBI, जिसको हम बोलते थे एसोसिएट्स बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो दीज वेयर एसोसिएट्स बैंक ऑफ SBI। आज के डेट में
जैसे सीएस बैंक है वो एग्जिस्टिंग में नहीं है, सब एसबीआई का पार्ट हो चुका है। यही वो 5 बैंक थे, और एक बैंक थी जिसका एस्टैब्लिशमेंट इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे मनमोहन सिंह ने 2012 में मुंबई में किया था, नाम था भारतीय महिला बैंक। These 6 banks become the part of SBI on 1st सही 10 तो बी एंड जे का क्या है? BNJ बीकानेर एंड जयपुर, बीकानेर एंड जयपुर। सर उसके ऊपर क्या लिखा है? पहला लिखा है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, TRAVANCORE, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, फिर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, फिर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, भारतीय महिला बैंक। सिर्फ पटियाला है? पाटियाला, हाँ। और वो बी एंड जे बीकानेर जयपुर है ना? बीकानेर एंड जयपुर। सर आवाज नहीं आ रहा। बोलूंगा तब तो आएगा। दो सालों के बाद 1 मार्च 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हो गया। एक बैंक थी देना बैंक, ये सब सरकारी बैंक थे, देना बैंक, प्लस दूसरी एक और बैंक थी, नाम था विजया बैंक, है ना। तो ये दोनों बैंक आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा से नाम जाने जाएगी। ये 6 बैंक आज के डेट में एसबीआई के नाम से जाने जाएगी, और ये इस तारीख को ये मर्जर हुआ था। तो लिखें हटाओ। यस सर। जिसको नहीं दिख रहा था आपने लॉगिन किया क्या? जिनकी पहली क्लास थी, मैंने मैडम से बात करने के लिए बोला था। हाँ सर, हुआ, विजिबल हुआ। हो गया, ठीक है। हाँ सर। अभी सर फिर से क्या डेट किया? क्या था? हाँ, डेट क्या था देना बैंक और विजया बैंक का? देना बैंक विजया बैंक का ईयर था 2019 का, महीने था मार्च का, और दिन था मार्च का पहला, 1 मार्च 2019। चलो, नाउ इलाहाबाद बैंक अच्छी बैंक थी, इस बैंक को भी मर्ज कर दिया गया। इंडियन बैंक। किसके बैंक? कौन से बैंक के साथ? इंडियन। इंडियन बैंक के साथ। इलाहाबाद बैंक बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन बैंक। तो आज के दिन में कौन सी बैंक है? इलाहाबाद बैंक का बोर्ड आपको दिखेगा कि इंडियन बैंक का बोर्ड दिखेगा? क्या दिखेगा? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको दिखेगा, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारे बैंक बंद होके इसके पास हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे उल्टा कहीं याद नहीं रख रहे हैं। यस सर, यस सर। हाँ, नाउ आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक प्लस एक और बैंक थी कॉर्पोरेशन बैंक, बड़ी बैंक, अच्छी बैंक थी कॉर्पोरेशन बैंक थी, इसको भी मर्ज कर दिया है किसके साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। फिर कौन सी बैंक थी? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
ये बैंक मर्ज हो गई, मर्ज होकर किसके साथ में गया, साथ में गया पंजाब नेशनल बैंक। फिर एक बैंक आई, वो भी बैंक सरकारी बैंक थी, सिंडिकेट बैंक। ये पार्ट हो गया किसका, ये पार्ट हो गया कैनरा। कैनरा बैंक का। और ये सारा काम कब किया गया, सारा काम किया गया 1 अप्रैल 2020। सर ये ओबीसी क्या? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड ये यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मत लिख लेना, ये यूबीआई है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो अभी भी एग्जिस्टिंग में है, तो ये जो यूबीआई है ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थी। दिस ओबीसी एज वेल एज यूबीआई बिकम द पार्ट ऑफ पीएनबी। आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Allahabad Bank merged into Indian Bank, and Syndicate Bank become the part of Canara Bank. These 4 mergers took place on 1st of April 2020. सर ये ओबीसी प्लस यूबीआई का बोल। ओबीसी का फुल फॉर्म है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूबीआई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और पंजाब पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। चलो आगे। यस सर। बैंक headquartered, establishment year and tagline. सबसे पहले सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक मिनट, कुछ तो भी आवाज आ रहा है। ईयर के बाद क्या है? टैगलाइन ईयर के बाद है टैगलाइन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर किधर है? दुबई ना? मुंबई। एस्टैब्लिशमेंट कब किया? 1955। टैगलाइन क्या है? बहुत लोगों का अकाउंट होगा एसबीआई में, पासबुक हो गए, पासबुक के ऊपर उसका टैगलाइन लिखा होता है, जो आज तक नहीं देखा होगा। सिर्फ पासबुक में बैलेंस नहीं मतलब होता है कि 50,000 रुपए है। अरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, ना कि आपका बैलेंस इंपॉर्टेंट है। क्या है टैगलाइन? द बैंकर टू एवरी इंडियन। एक और टैगलाइन है, विद यू ऑल द वे। ठीक है, एक और टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। एक और टैगलाइन है, द नेशन बैंक ऑन अस।
the banker to every Indian, pure banking, nothing else, with you all the way, and the nation bank on us. These are the four tagline of 45th largest bank of the world, India's largest bank, SBI, थर्ड वाला कौन सा in है? the year established in the year 1955, headquarter Mumbai, pure banking, nothing else, सिर्फ banking और कुछ नहीं. दूसरा सर लास्ट में क्या है, द नेशन बैंक ऑन? us, relationship beyond banking. Bank of India established in the year 1906, headquartered again in Mumbai, and relationship beyond banking, रिश्तों की जमा पूंजी is the tagline of Bank of India. सर ये यूएस तो लिखा आपने 1906 के आगे. नहीं The nation bank on us was the tagline of अच्छा. SBI. And the tagline of BOI is start from relationship beyond banking. Okay? ओके सर. Yes. हटाओ. Yes, sir. यस सर. Sir, wait. बोलो कहां से छूट गया, बोलो मैं बता देता हूँ. कहाँ छूटा हो बताओ. बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन. रिलेशनशिप लिखो, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग. Central Bank of India, headquarter Mumbai, 1911, central to you since 1911. This is Central Bank of India, right? Yes. Union Bank of India, Mumbai, established in the year, जिस समय हमने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था, 1919, and the tagline of Union Bank of India is good people to bank with. Good people to bank with. Punjab and Sindh Bank, oldest bank. Punjab and Sindh Bank, headquarters, capital, Delhi, establishment 1894. 1894 में पंजाब एंड सिंध बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया. Where service is the way of life, where service is the way of life. Punjab and Sindh Bank. Indian Bank, जिस समय सूरत का अधिवेशन हुआ था, चेन्नई 1907. Indian Bank, Chennai 1907. Tagline: good people to grow with. Good people to grow with. कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे गुड पीपल टू ग्रो विथ है, यहाँ गुड पीपल टू बैंक विथ है.
ऐसा नहीं ग्रो को विथ में और विथ को ग्रो में कर देने का, सब सत्यानाश हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB, that is Indian Overseas Bank, 1937 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। कहाँ किया? वहीं किया जहां पे इंडियन बैंक का है। और जो हमने इंडियन ओवरसीज बैंक, जो टैगलाइन बनाया, एक मिनट संभवतः कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। इंडियन, आप लोगों ने इंडियन बैंक का टैगलाइन लिख लिया क्या? यस सर। यस सर। नहीं, यहाँ पे एक ओवरराइट कीजिए, संभवतः मैंने ही गलत लिख दिया है। इंडियन बैंक के टैगलाइन को ओवरराइट कीजिए। यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन बैंक का, एंड दिस इज इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में वो टैगलाइन लिखिए, गुड पीपल टू ग्रो विथ। इंडियन बैंक का लिखिए, योर टेक फैमिली बैंक। थोड़ा सा ओवरराइट करना पड़ेगा। IOB, गुड पीपल टू ग्रो विथ। इंडियन बैंक, योर टेक फैमिली बैंक। कितने हो गए? योर टेक Your Tech Family, Technology Family Bank is the tagline of Indian Bank. IOB, the tagline, good people to grow with. कितने हो गए? काउंट किया गया? 2 हुए थे, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, चलो आगे। 7 IOB के बाद कौन सा है? कैमरा हटाओ क्या? यस सर। सर SBI बोलिए। का प्योर बैंकिंग नथिंग, उसके आगे क्या है? Pure banking, nothing else. The banker to every Indian, with you all the way. The nation bank on us. ये 4 टैगलाइन है। ओके? यस सर। क्या सबसे लास्ट वाला कौन सा बैंक लिखा है अभी हमने? इंडियन Indian ओवरसीज Overseas इंडियन बैंक। Bank. ओवरसीज इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, नेक्स्ट, कैनरा बैंक, हेडक्वार्टर बैंगलोर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1906। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन इज टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन, कैनरा बैंक। चलो नेक्स्ट, GUJRAT गुजरात, 1908, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे, 1935, one family, one bank, Mahabank. The tagline of 1935 established in Pune, Bank of Maharashtra. सर बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है? India's International Bank. India's International Bank.
सर ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन। वन फैमिली वन बैंक महाबैंक, साथ में लिखना है, अलग अलग नहीं। वन फैमिली वन बैंक महाबैंक इज द टैगलाइन ऑफ 1935 इन पुणे एस्टैब्लिश्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यूको बैंक। सर बीओबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीओबी का हेडक्वार्टर एक्चुअली में बड़ोदरा में है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट विशेष की बात कर रहे हैं। तो लेकिन लिखने के लिए लिख लो बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ पे है तो वो भी लिख लो, दुबई। लिख लिया गुजरात। क्या? लिखा क्या बड़ोदरा दुबई? नहीं सर, क्या लिखा? गुजरात। बड़ौदा गुजरात। चलो तब तो फिर जगे हुए हैं। ओके, तो साइड हेडिंग नहीं दिख रहा है। हाँ हटता हूँ। यूको बैंक 1943 वहां पे एस्टेब्लिशमेंट किया था, और यही क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा हुआ है आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क में। यूको बैंक का हेडक्वार्टर 5 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, जान ले। इतना हिंट देता हूं, यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो जहां पे हमने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया वही है। कहां पे? कोलकाता। वाह वाह, वेरी गुड। कम से कम मुझे लगा कि कहीं मुंबई तो नहीं बोल दें। यस, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 इन कोलकाता, whereas the headquarter of RBI shifted from Kolkata to Mumbai in 1937. Okay, लिखा है यूको बैंक 43 कोलकाता, and the tagline is honor your trust. Honor your trust. इतनी बात लिखें। सर बीओबी का टैगलाइन क्या है? India's international bank. इंटरनेशनल बैंक ना। डन सर। सर ये बीओबी के बाद में हेडक्वार्टर क्या GUGRAL है, राइट? गुजरात, वो टी है, वो मेरा TL दिखता है, गुजरात लिखो। हो गया? हट हो गया? ये हो गया? डन सर। हो गया सर। डन सर। गुड। देखिए, एक टैग लाइन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो मैंने एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखा है, इससे क्वेश्चन सिर्फ एसबीआई को छोड़ के ना तो कभी पूछा गया है, ना मुझे लगता है कभी पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो जाए तो चलता है। अदरवाइज एस्टैब्लिशमेंट ईयर से क्वेश्चन आज तक एसबीआई को छोड़ के किसी के नहीं पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर इज इंपॉर्टेंट, वेयर एज द हेडक्वार्टर जिसकी महानगर में नहीं है, मुंबई में नहीं है और दिल्ली में नहीं है, वैसे बैंक आपके हेडक्वार्टर के मद्देनजर चाहे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके कैनरा बैंक का बैंगलोर वाला हो या फिर चेन्नई वाला हो या फिर खासकर कोलकाता वाला हो। कोलकाता वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूको बैंक ही घूम घूम के आता है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन में देखा है यूको बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया। एक तो यूको बैंक बहुत ज्यादा आपके
नजरों के सामने दिखता नहीं है, बहुत कम उसके ब्रांचेज हैं। इस कारण से यूको बैंक को हमेशा दरकिनार करके रखते हैं, और जिसको हमने दरकिनार किया वही आपके सामने में आपको आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर आपको याद रखना है कि यूको बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कोलकाता में हमने किया है 1943। आप भूल भी गए चलेगा, बट ऑनर्स योर ट्रस्ट भूलने का नहीं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वन फैमिली वन बैंक महाबैंक भूलने का नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडिया इंटरनेशनल बैंक भूलने का नहीं। टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन ऑफ कैनरा बैंक। आईओबी का जो टैगलाइन है वो गुड पीपल टू ग्रो विथ है, और आपकी जो इंडियन बैंक है उसका टेक फैमिली बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक का वेयर सर्विस द वे ऑफ लाइफ है। पंजाब नेशनल बैंक का क्या है, द गुड क्या लिखा है पंजाब नेशनल बैंक का, द नेम यू कैन बैंक अपॉन है। यूबीआई का गुड पीपल टू बैंक विथ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल टू यू सिंस 1911 है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया का रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है, या फिर प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स टुगेदर, और द नेशन बैंक ऑन अर्थ है। ये सब क्या है, एसबीआई के टैगलाइन है। एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1955 है। एसबीआई का हेडक्वार्टर या बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, ये 4 ऐसी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर वही है जहां पे आपकी बैंकों की बैंक का हेडक्वार्टर है, और आपका घर है दैट इज मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों पंजाब के नाम से शुरू होते हैं, लेकिन इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पंजाब में नहीं होके दिल्ली में है ना। चेन्नई में 2 बैंकों की हेडक्वार्टर है, चाहे वो आप इंडियन बैंक हो या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक हो। तो जिस बैंक का नाम की शुरुआत इंडियन से हुआ है उसका हेडक्वार्टर आपकी कहाँ है, तो चेन्नई में है। जिस बैंक का नाम की शुरुआत पंजाब से हुआ है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जिस बैंक के आखिरी में इंडिया लगा हुआ है उसका हेडक्वार्टर, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बताया, चाहे बैंक ऑफ इंडिया बताया, चाहे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बताया, इन सबका हेडक्वार्टर आपके प्रदेश में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, यूको बैंक कोलकाता, बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात। समझ में आया? सर पंजाब नेशनल बैंक का नहीं बता। हाँ नहीं क्या बताया। हो गया? हाँ वही पंजाब नेशनल बैंक का लिखा है नहीं, मैं भी वो ढूंढू कहाँ लिखा है आपने पंजाब नेशनल बैंक का। टैगलाइन नहीं लिखा है क्या? नहीं कुछ भी नहीं सर। लिखा है। बाबा द नेम लिखो लिख लो हाँ। पंजाब नेशनल बैंक का। हाँ द नेम यू पंजाब। कैन बैंक अपॉन। सर रुकिए पंजाब नेशनल बैंक इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। पंजाब नेशनल हाँ। बैंक हेडक्वार्टर दिल्ली, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1908। पूरा नहीं लिखा है क्या इसका? नहीं सर कुछ नहीं लिखा है इसका। वेरी गुड। तो बहाव में मैं बह गया, गंगा बह रही थी बह गया। पंजाब कोई बात नेशनल नहीं, बैंक 1908 दिल्ली, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो बताना चाहिए था ना कि 11 हुआ ही नहीं सर, मुझे लग गया कि 11 हो गया। ओके नहीं हुआ सर। 1908 दिल्ली, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। द नेम हाँ। नाम द द नेम नेम you can यू कैन। bank upon UPON। ओके सर। RBI का एग्जाम का फॉर्म किसने भरा है? सर दीपाली गुप्ता। तब मैं भी भरने वाला था। हाँ? सर किसने दीपाली भरा है फॉर्म? एक। दीपाली दूसरा कौन है? सत्यनारायण गुप्ता। हाँ दूसरा फिलहाल मैं भरने वाला हूँ। भरने वाला है क्या? वो पंडित जी ने बताया है क्या कि ये तारीख अच्छी है, इस तारीख में भरोगे तो पैसा नहीं लगेगा और सिलेक्शन पक्का है? अरे भर देने का ना यार, आखिरी हाँ के दिन का सर, वेट करोगे, स्टार्टिंग पता में चला पेमेंट गेटवे नहीं चलेगा, फोटो अपलोड नहीं होगा, बहुत सारे झमेले रहते हैं आखिरी के 1-2 दिन में। क्योंकि आखिरी का जो 2 दिन रहता है उसी में स्टूडेंट जागते हैं, उनको लगता है कि आखिरी में ही फॉर्म भरना है, शुरुआत के 2 दिन में कोई जागा ही नहीं। अरे आपको नहीं क्या सर। बताऊं, मैं खुद आखिरी के दिनों में भरता था फॉर्म। देखिए आरबीआई की जो वैकेंसी है, जो भी एलिजिबल है वो ये मत सोचो कि मेरे से 500 रुपया से कितना है दीपाली फी? 450 450 जब्त का 450 450 450 रुपए लगेगा। जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जिनकी आज पहली क्लास है या फिर जिनकी आज छठी महीने की क्लास है, जिनकी सिलेबस हो चुकी है, जिनकी सिलेबस मझधार में है, जिनकी सिलेबस शुरू होनी है, जिनकी सिलेबस खत्म हो चुकी है, कोई भी हो, 450 रुपए आपके पास अगर ना हो तो मेरे से मांगने का नहीं, लेकिन वो फॉर्म भरने का। जी समझ में आया क्या बोला मैंने? जी सर। यस।
फॉर्म भरिए। फॉर्म जो आप भरेंगे, बार बार मैं कहता आया हूं, जो चीजें आप क्लास में 4 महीने में महसूस कर सकते हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम सेंटर पे आप जाकर एग्जाम देते हैं तो वो जो फीलिंग होगी वो 1 दिन के 2 घंटे के अंदर आपको आ जाएगी कि मुझे कुछ तो भी करना है। वो जो एहसास होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि आपके जो बाएं वाला लड़का है और दाएं वाली जो लड़की है वो दोनों टॉप हैं, ऐसा ही लगता है। जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना तो लगता है यार क्या डेडिकेशन है बंदे का। जब अपने को कुछ नहीं आता है, जब अपने को कुछ आता है तो अपन तो बिजी रहते हैं कि भाई रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब नहीं आता है तो अपन बाजू वाले को नहीं दिखता वो क्या कर रहा है, रफ पेपर पर यूज कर रहा है कि नहीं। अगर रफ पेपर यूज नहीं करता तो समझता है कि ये भी हमारी तरह नील बटे सन्नाटा ही है। तो एग्जाम में जाइए, एग्जाम दीजिए, भले ही 10 मार्क्स आप सॉल्व कीजिए, बट आप वहां से जो सीख के आएंगे वो जो होता है ना, जो फीलिंग जो होती है ना, वही फीलिंग आपको बोलता है कि आपको और मेहनत करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप फॉर्म भरें। जो सिलेबस है, सिलेबस इज सिमिलर टू बैंक। जो भी IBPS SBI की सिलेबस है वही सिलेबस है। तो मैंने ना दीपाली लास्ट एग्जाम का नाम, 1 मिनट पहले मेरे को बोलने दो, फिर आपको पूछूंगा क्या आपको समझना है। दीपाली मेरे को ये बताओ कि इस वैकेंसी का नाम क्या है? सर RBI असिस्टेंट पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट निकला हुआ है। 950 वैकेंसीज निकली हुई है अपने तो मेरे को ये महाराष्ट्र में। बताओ कि 44 है ऑफिसर, अनरिजर्व एक के। मिनट, ओके, अभी मेरे को ये बताओ कि ये कलर का पोस्ट है या ऑफिसर का पोस्ट है? नहीं सर, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो बताओ, कलर का पोस्ट है कि ऑफिसर का पोस्ट है? ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है सर, ये क्लर्क का ही है मोस्ट ऑफ। यस, ये RBI में असिस्टेंट मतलब कलर का पोस्ट है, लेकिन RBI मैंने पहले ही बताया है कि RBI अगर कलर के लायक है तो आपकी जो ओवरऑल इनकम है वो नेशनलाइज बैंक के ऑफिसर के इक्विवेलेंट है। और सबसे बड़ी सर बात, 46 स्टार्टिंग है ऑफिस असिस्टेंट को, मैंने सब देख लिया। 46 स्टार्टिंग है इन हैंड। मैं थोड़ा बोल लूं? अच्छा सॉरी सर। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि RBI में जो असिस्टेंट क्लर्कल की पोस्ट है इज इक्विवेलेंट टू अदर बैंक ऑफिसर। अगर दूसरे बैंक में ऑफिसर के रूप में आप जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000 रुपीज होगी, लेकिन यहाँ पे न सिर्फ 45,000 आपको इन हैंड मिलेंगे, सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपको सुकून मिलेगा। ना कोई कस्टमर है, सुबह में जाना, 10 बजे जाना, 4:30 बजे निकल जाना। दूसरे एग्जाम की भी, बड़ी एग्जाम की भी आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यही पोस्ट अगर किसी बैंक, किसी कमर्शियल बैंक में आप चले गए, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप चाह के भी आप दूसरे एग्जाम की तरफ देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप थक इतने जाएंगे, आप परेशान इतने हो जाएंगे काम से, आप कस्टमर की बातों से इतने परेशान हो जाएंगे कि आप दूसरे एग्जाम को देख नहीं सकते हैं। इस कारण से ये एक बड़ी पोस्ट होती है ना। हमेशा से चूंकि RBI का जो ब्रांचेज है वो हमेशा महानगर में ही रहता है, पुणे में है, मुंबई में है, नागपुर में है। तो कहीं ऐसा नहीं कि आपको गांव में दिया जाएगा, गांव में ही रहना है। जब भी रहिएगा तो बादशाह की तरह शहर में ही रहिएगा। RBI में जाइएगा, RBI से आइएगा, आप क्या चाहिए आपको, है ना, आपको पेंशन भी मिलेगा, आपको PPF भी मिलेगा, आपको GPF भी मिलेगा। इतना सुविधा आपको और कहाँ चाहिए? तो थोड़ा सा काम आपको करना है। काम करने के लिए सीधी सी बात है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ ऑफलाइन सेट एंड ऑनलाइन सेट, ये आपको दोनों लेना है ना। ये की पॉइंट है आपके RBI में जाने के लिए। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी सर। इंग्लिश खासकर। तो था सपना हमें कम देखना है, उस सपने के लिए काम हमें ज्यादा करना है। और हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि पढ़िए कम। कोई जैसे जब नया स्टूडेंट होता है ना, तो पहला ही उसका क्वेश्चन अपने ट्यूटर से होता है कि सर ये बताओ मैं कितने घंटे पढ़ूं। मैं भी समझता 2007 में जब किसी क्लास को ज्वाइन किया था तो मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि सर आप बताओ कितने घंटे पढूं। मैं तो आपको बोलता हूं कि इस 14 साल के इस टीचिंग के इतिहास प्लस ऐसा कोई बैंक नहीं है जहां पर हमारे स्टूडेंट नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात बोलता हूं, आप 2 घंटे पढ़िए और एक सेट को सॉल्व कीजिए, बस सफलता आपको मिलेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं करना है कि 8 घंटे में पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना, नहीं, 2 घंटे आप पढ़िए और सिर्फ आप सेट सॉल्व कीजिए। ये सेट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सी बात हमेशा से एडवाइस देता आया हूं
पढ़ाना तो हमारा काम है, तो वो तो मैं करता आऊंगा, लेकिन एक मार्ग दिखाना भी काम है कि इस मार्ग पर चलेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। तो आरबीआई एक बड़ा सुनहरा अवसर है। हर एक साल इसकी वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि इतने ब्रांचेज उसके है नहीं कि हर एक साल कोई ना कोई जाएंगे, हर एक साल कोई ना कोई आएंगे। तो इस बड़े अवसर का फायदा आपको उठाना है। फायदा तभी उठा सकते हैं जो अच्छी ग्रुप आपके पास है, उस अच्छे ग्रुप में अच्छा डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन आप करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप तो बना लिए लेकिन चले गए बड़ा पाव खाने के लिए, नीचे में चाय पीने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर हम पांच लोग 2 घंटे मिल रहे हैं तो 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ मैथ की ही बात होनी चाहिए, रीजनिंग की भी बात होना चाहिए। हाँ, वो 2 घंटा जो हमारा डिस्कशन आवर खत्म हो जाए तो आप जाइए नीचे बड़ा पाव खाइए, किसने रोका है आपको? आप जाइए मरीन ड्राइव पे घूम के आइए। लेकिन 2-3 घंटे आपने फ्रेम आउट किए हैं, किसी 2-3 घंटे में हमें पढ़ना भी है, सेट भी सॉल्व करना है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन आपने ग्रुप को फॉर्म करके पढ़ा, 10 दिन के बाद 10 दिन के लिए गांव चले गए। ऐसा गांव आना जाना अगर करते हैं तो फिर गांव में ही रहिए, बेटर है। सफलता आपसे कदमों दूर रहेगी। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो आज की, वो है रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी पे जाने से पहले आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिए। सर यही क्वेश्चन है कि है ना, मैंने कल आरबीआई के पेपर्स देखे लास्ट ईयर, जो उनका 2019 में वैकेंसी आया था। पेपर्स सच्ची में बहुत सिंपल था, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी। लेकिन है ना, सिर्फ कैसा है कि मुझे सॉल्व करने में टाइम जा रहा है क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ है। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर था, सीरियसली बहुत सिंपल था। उसमें से ऑलमोस्ट मैंने 100 में से 50-55 मार्क्स मेरे ऑटोमेटिकली आ गए थे जो मैं सॉल्व कर रही थी। लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग सर, वेरी गुड, मेरा जो टाइम ले रहा है ना हाँ सर, वेरी गुड। अभी उसमें मेरे को एक दिक्कत चीज आ बताओ रही है। दीपाली, हाँ ठीक है, अभी मैं समझ गया। अभी मेरे को एक चीज बताओ कि जो स्पीड है वो कैसे बढ़ेगा? तो प्रैक्टिस है सर, रिसेंटली ज्वाइन किया है क्लासेस को, जनवरी में था। मेरे को बहुत दुख भी हो बैंक रहा है, में गुस्सा भी आ रहा है खुद सिर्फ पे। एक ही चीज आपको मायने रखनी है, बैंक में सिर्फ एक ही चीज पे आपको कंट्रोल होना है, वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्सीलेटर तो है नहीं कि पैर दबाया और गाड़ी जो है 80 किलोमीटर रफ्तार में चल जाएगी। ये एक्सीलेटर बैंक के एग्जामिनेशन में नहीं है। इस एक्सीलेटर के लिए सीधी सी बात है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसी प्रैक्टिस के लिए मैं बोलता हूँ सेट सॉल्व कीजिए। जब आप सेट सॉल्व कीजिएगा तो ही आपकी प्रैक्टिस पे आपका स्पीड बढ़ेगा। आप 5 साल मेरे क्लास में क्यों नहीं रहते हैं, आप मैथ क्यों नहीं पढ़ते हैं क्लास में, आपकी स्पीड नहीं आएगी। आपकी जी स्पीड सर। तभी आ सकती है जब 2 घंटे में आप एक फुल लेंथ सेट बनाते हैं और वहां पे क्वेश्चन को छोड़ते हैं। बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर 40 क्वेश्चन आपसे मैथ का पूछा हुआ है तो 40 के 40 को बनाना कोई बड़ी महारत वाला काम नहीं है। 40 में से कौन से 15 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ये जिस दिन हम समझ गए उसी दिन सफलता हमें मिलेगी। ये तो जो क्वेश्चन को स्किप करने वाला क्वालिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी अंदर से आएगा जिस कंडीशन में आपने 50 सेट को बनाया है। तो जो 50 सेट आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमेशा से आपसे गलती होते हैं। आपके 30 सेकंड 45 सेकंड देने के बावजूद उस क्वेश्चन को हम अपने फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि हम जब भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से हम फॉर्मुलेट करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो हम क्यों ना पार्टनरशिप को सॉल्व करें रादर टू सॉल्विंग कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। तो ये जो अंदर की जो फीलिंग है ये सिर्फ सेट प्रैक्टिस से आएगी। जैसे ही 50 सेट का आपने प्रैक्टिस किया, ऑटोमेटिक आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिक आपके पास स्पीड आएगी, है ना। तो इस तरह से हमेशा से बोलता आया हूँ, पढ़े कम लेकिन सेट ज्यादा सॉल्व करें। सेट तो सॉल्व कीजिएगा, ऑटोमेटिक स्पीड भी आएगा, एक्यूरेसी भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और सफलता भी आपको मिलेगी। भाषण देना आसान है, जितनी आसानी से मैं इन चीजों को बोल रहा हूँ उतना आसान नहीं है ना। क्योंकि इन्हीं चीजों से मैं भी गुजर के 2010-11 में निकला हूँ, इस कारण से मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि अगर एक अच्छा ग्रुप आपके पास है तो ये चीजें बहुत आसान है। एक अच्छा ग्रुप नहीं है तो फिर हुनूस दिल्ली दूरस्तु, सिर्फ दिखेगा कि दिल्ली है दिल्ली है दिल्ली है, लेकिन उस दिल्ली तक पहुंच नहीं पाएंगे, नादिर शाह की तरह ही बाहर रहेंगे। तो थोड़ा सा काम कीजिए, है ना। तो सर नाउ मैं मतलब एक दिन में 5-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ क्या पूरा? अरे ये मैडम, IBPS ऐसा नहीं वगैरह करने का, फिलहाल? ऐसा नहीं करने का। मैंने कभी बोला कि मेरे मुंह से आज तक आपने सुना क्या कि एक दिन में 5 पेपर सॉल्व कर लूं? नहीं, मैं बस अभी बता रही थी, मेरे पास सिर्फ अभी अरे लिमिटेड टाइम हम है तो हम करूँ और क्या आप, वैसा? हम और आप, एक मिनट, हम और आप ऊँट थोड़े ही हैं।
कि ज्यादा भूख Right. लगा तो एक ही दिन 5 दिन का खाना खा लेते हैं, नहीं ना। सही बात है, एक दिन सही बात है। को सॉल्व कीजिए। सेट सॉल्व करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने जो वो 200 क्वेश्चन सॉल्व किए, उस 200 क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो 25 क्वेश्चन गलत हो गए, ये जो 25 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसी क्वेश्चन को हमें उस दिन बनाना है। एक बार जो गलती कर दी दोबारा नहीं होना चाहिए। तो पेपर सॉल्विंग इंपॉर्टेंट, पेपर सॉल्विंग का जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्यादा नहीं खाने का, मैंने हमेशा से बोला है कि एक दिन में सिर्फ एक ही सेट सॉल्व करने का, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, एक ही दिन खाइएगा, पता चला वोमिटिंग हो जाएगा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। समझ में आया? समझ गए, यस। समझ गए सर, थैंक यू सो मच सर। अभी सुनो, हमारी जो दूसरी टॉपिक है वो है रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसी क्या होता है? रेटिंग एजेंसी होता है कि जब भी बैंक के पास कोई कस्टमर लोन लेने के लिए आता है, कोई भी हमारे पास आया होम लोन लेने के लिए, कार लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन लेने के लिए, किसी भी लोन लेने के लिए आता है, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि उस आदमी की, उस बोरोवर की कैपेसिटी है पैसा को रीपे करने का। पैसा देना बहुत आसान है, लेकिन उसका वसूली करना बहुत, हम तो जानते नहीं है, वो हमारे गांव का तो है नहीं कि जाके उसके घर से हम फिर से पैसा ले आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसका एक रिकॉर्ड चेक करते हैं। उस रिकॉर्ड से ये मालूम चलता है कि ये कस्टमर ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, और उस रिकॉर्ड के आधार पे ही हम उसको लोन फाइनेंस करते हैं। उसका अगर रिकॉर्ड गड़बड़ है, सपोज वो क्या किया है, तो कैनरा बैंक से लोन ले लिया पहले और वहां पे वो डिफॉल्टर है, एनपीए होल्डर है, और फिर वो आ गया कहाँ पे, तो एचडीएफसी बैंक के पास, वहां से भी बोल रहा है कि हमें लोन दे दो, तो कैसे एचडीएफसी बैंक जानेगी कि इसने कैनरा बैंक से लोन लिया है, उसका रिकमेंड कर रहा है या डिफॉल्टर है? तो उसे हम कहते हैं रेटिंग एजेंसी। जितने भी कस्टमर होते हैं, जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं, उनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक तैयार होता है, और ये तैयार जो होता है वो आपके बेसिकली पैन कार्ड और आधार कार्ड से होता है। आप कहीं भी मोबाइल फोन या कोई लोन है लेने के लिए आप जाते हैं, सबसे पहले आपका एक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। उस रिकॉर्ड का नाम है सिबिल। ठीक है, नाम सुना है किसी ने? यस सर। क्या सुना है सिबिल के बारे में? स्कोर होता है स्कोर के 720 ऊपर के सिबिल ऊपर डिपेंड होना स्कोर करता चेक है। किया जाता है। अरे एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक आदमी कोई बोलो। तो सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड किया जाता है कि आपको वो चीज एज अ लोन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। ठीक है, दूसरा कोई बोलो। 720 होना चाहिए ना? 720 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कोई बोलो। तो सिबिल स्कोर से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे हो सकता है ना? ग्रेट, एक्सेलेंट। किसने, क्या नाम है तुम्हारा? शुभांगी। कैसे मालूम चला तुमको ये? सर मैं पहले रियल एस्टेट में जॉब करती थी ना, तो मैं रिलेशनशिप मैनेजर एग्जीक्यूटिव थी वहां पे। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलो और कोई बोलो। देखो आप लोग में कहीं कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट कोई। ठीक है, अभी ये तो बात हो गई, हम और आप बैंक के पास गए तो हमारी अकाउंटेबिलिटी चेक की गई। लेकिन ये टाटा बिरला, ये जो नॉन पर्सनल कोई कंपनी भी तो लोन लेती है ना। कोई कंपनी बैंक के पास गई तो बैंक कैसे चेक करेगा कि इस कंपनी का किसी अदर बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन है या नहीं? तो उसके लिए भारत में अलग अलग रेटिंग एजेंसीज का नाम तैयार किया हुआ है। कुछ ऐसे रेटिंग एजेंसीज हैं जो कंपनी को रेट करते हैं, कुछ ऐसे रेटिंग एजेंसीज हैं जो हमें और आपको रेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल रेटिंग एजेंसीज, जो रेट करेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस रेटिंग का है। डबल बी में आता है, ट्रिपल ए में आता है, ए में आता है, बीबी में आता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रेट करते हैं। हमें और आपको जो रेट करता है उसका नाम है सिबिल, उसका नाम है क्रिप। तो ऐसे दो पर्सनल रेटिंग एजेंसीज हैं जो हमें रेट करते हैं। एग्जामिनेशन से दूर हटके थोड़ी सी बात मैं सिविल बता देता हूँ। जो भी बता रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा।
जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो, आपने किसी बैंक से, किसी रिटेल स्टोर से मोबाइल फोन खरीदा हो या कुछ भी खरीदा हो, ऑटोमेटिक वो सारी रिकॉर्ड सिविल में फेच हो जाती है। और जैसे ही आप वहां पे 1 महीने का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो वहां पे वो रीपेमेंट नहीं किया है वो दिखने लगता है, ओवरड्यू हो जाता है। और जैसे ही ओवरड्यू होगा तो सिविल का जो स्कोर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और सिविल का रिपोर्ट जब हम निकालते हैं तो वहां पे वो रेड मार्क दिखता है। रेड मार्क का मतलब है कि कस्टमर कहीं ना कहीं डिफॉल्टर किस्म का है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत होता है कि 1 महीने की सैलरी किसी की नहीं आई, 2 महीने की सैलरी किसी की नहीं आई तो चलता है। तो 1-2 महीने अगर डिफॉल्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनपीए तब होता है जब लगातार 90 दिनों तक कोई रीपेमेंट उस लोन अकाउंट में नहीं आता है। एनपीए की बात मैं एनपीए क्लास में बताऊंगा कि एनपीए कब होता है। तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वैसा एसेट इज कॉल्ड लोन, लोन ही बैंक का एसेट है। वैसा लोन जिस लोन से कोई भी ईएमआई, कोई भी रिकवरी, कोई भी रीपेमेंट लगातार 90 दिनों का नहीं हो रहा है तो ही वो एसेट, तो ही वो लोन नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में जाता है। तो सिविल की रिकॉर्ड आपने अगर उस लोन को बंद भी कर दिया तो भी हमें सिविल में दिखता है कि लोन बंद है, सक्सेसफुल रीपेमेंट किया गया है, वो हमें सारा रिकॉर्ड हमें सिविल पे दिखता है। आप अक्रॉस इंडिया कहीं से भी लोन लेंगे, सिविल के रिकॉर्ड में वो दर्ज होता है और उसी सिविल के आधार पे हम या कोई भी बैंक लोन फाइनेंस करती है। आपकी क्रेडिट कार्ड थी, आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, उसका बिल हो गया 6000। आपने कस्टमर केयर को फोन लगाया, उसको बोला कि हमने तो कभी यूज ही नहीं किया है, ये आपने क्या डाल दिया, तो वो भी बोलता है कि सर ठीक है एक काम करो 2000 में सेटलमेंट कर लो। ऐसा काम जीवन में भूल के भी नहीं करने का। आपने अगर एक बार सेटलमेंट कर लिया, एक बार अगर आपने ओटीएस कर लिया तो संभवतः कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक आपको कोई भी टाइप का लोन नहीं देगी, क्योंकि आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, है ना। कभी भी सेटलमेंट नहीं करने का। 6000 बोला है ना, उसको बोल कि दादा तो 6005 रुपए ले, लेकिन सक्सेसफुली उसको क्लोज करने का। तो एक चीज तो आपको इस बात से मालूम चल गई कि कभी भी लोन का डिफॉल्ट हमें नहीं करना है। ऐसा अगर डिफॉल्ट कीजिएगा तो आने वाले दिनों में कोई लोन हमें बैंक नहीं देगी। और कोई किसान है, कोई 60 साल का बूढ़ा है, ठीक है उसको लोन नहीं देना है, उसने ओटीएस कर लिया चलेगा। लेकिन हम और आप यंग है, अभी हमें होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, लोन पे ही तो काम होगा। लोन नहीं होगा तो काम ही नहीं कर सकता है। कोई किसी के पास कोई बाबर या अकबर तो है नहीं, हम और आप उस जमाने से तो है नहीं कि हम आपके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं। विदाउट लोन फाइनेंस हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। एक चीज, बैंक में जाने या बैंक में न जाने से वे भी याद रखना है कि हमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना है। आपने जैसे सिविल का नाम जाना है, वैसे ही एक नाम आपको और जानना है, उसका नाम है क्रिप, CRIF। ये दोनों रिकॉर्ड इंडिविजुअल रेटिंग एजेंसीज हैं। दोनों में इंडिविजुअल को रेट किया जाता है, उसके आधार पे मार्क्स आते हैं। दोनों के लिए अगर स्कोर 650 प्लस है तो कस्टमर लगभग जेन्युइन कराया जाता है। अगर 750 एंड एबव है तो कस्टमर बिल्कुल एक कैटेगरी का है। तो वो छोड़ दीजिए स्कोर कितना। ये जो हमने अभी 2 मिनट 3 मिनट में जो भी बात बताई है वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है। आपके एग्जामिनेशन में क्या आता है? आपके एग्जामिनेशन में आता है क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? सिविल का फुल फॉर्म क्या है ना। ICRA का फुल फॉर्म क्या है? SMERA का फुल फॉर्म क्या है? फीच का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर का फुल फॉर्म क्या है? मूडी कहाँ की रेटिंग एजेंसीज है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने कब किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रेटिंग एजेंसीज में देखने को मिलेगा, खासकर स्टैंडर्ड एंड पुअर, खासकर मूडी, खासकर क्रिसिल, सिविल और क्रिप। ये 5 बड़े नाम है। इस 5 बड़े नाम के अलावा भी 5 नाम आपको और जानने हैं। संभवतः हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि SMERA क्या है, तो उस कंडीशन में हमें बताना पड़ता है कि SMERA SME सेगमेंट को रेट करती है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को रेट करने वाली रेटिंग एजेंसीज है। तो नाम ही होता है कि SME, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड RA स्टैंड फॉर रेटिंग एजेंसीज। ये सारे जितने भी नाम हमने बताया है, इन सारे नाम पे विशेष ध्यान हमारी नेक्स्ट क्लास में उसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर, उसके हेडक्वार्टर, उसके फुल फॉर्म पे रहेगी। आज से क्लास में इतनी ही बात हम रखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जब मुलाकात होगी तो शुरुआत इस रेटिंग एजेंसी से होगी और खत्म किसी दूसरे टॉपिक पे होगी।
कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके पास है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमने तो कोई पृष्ठभूमि का बना दिया है, नेक्स्ट क्लास डायरेक्ट हम लिखने का काम करेंगे। बोलो। पीडीएफ है कोई मतलब जीके का जो आप भेजने वाले थे, आया कोई न्यू पीडीएफ वो लिंक पे? देखो जो न्यू पीडीएफ है ना, एक पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आज मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम से आपको वेबसाइट पे अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, सर, एक जो है वो हमने भेजा तो नहीं है, लेकिन अभी आपको 1 घंटे के अंदर वो जो एक पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास से आपके वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, गुड डे। गुड डे सर, थैंक यू सो मच सर।